Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will study income elasticity of demand. इस वीडियो लेक्चर में हम मांग की आय लोच की व्याख्या करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी किया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड को मेजर करता है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच क्या है? Income elasticity of demand is responsiveness of demand to change in income in terms as income elasticity of demand. मांग की आय लोच क्या है? किसी भी व्यक्ति की जब इनकम में, आय में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से मांग में जितने भी प्रतिशत परिवर्तन आता है उसे मांग की आय लोच से ज्ञात किया जाता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कौन कौन सी थिंग्स या कौन कौन सी बातों को हम कांस्टेंट यहाँ लेकर चलते हैं? सच एज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, taste of consumer, etc. If they remain constant, then percentage change in quantity demanded of a thing caused by a given percentage change in income of consumer is called income elasticity of demand. हमने देखा था कि डिमांड के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे प्राइस ऑफ on price of the commodity, price of related good, income of consumer, taste and preferences, expectations. अगर आप इनकम के अलावा बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट लेकर चलते हो और ये स्टडी करते हो कि इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, तो उसे आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच कहोगे। इन द वर्ड्स ऑफ लिप्सी, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम इज टर्म्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आय में परिवर्तन की वजह से मांग में जितना भी परिवर्तन आता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। Now how can we measure income elasticity of demand? मांग की आय लोच की गणना कैसे की जाती है? Like price elasticity of demand, income elasticity का फार्मूला भी एग्जैक्ट सेम है जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी का था। सिर्फ चेंज क्या आता है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर हमने लिया था क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, डिवाइड में हमने लिया था कीमत में परिवर्तन। बट इनकम में हमने क्या करना है, प्राइस की जगह हमने इनकम ले लेनी है और माइनस का साइन हटा देना है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम। मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में, मांग में जो परिवर्तन आता है, जितने प्रतिशत परिवर्तन आया उसे मांग की आय लोच कहा जाएगा। अगर हम डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन भी एग्जैक्ट सेम वही है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थी। जब आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड करनी है तो फार्मूला होता है चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन इनकम के लिए चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इनकम इनटू 100। यहाँ 100 आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के 100 को आपस में कैंसल कर दिया है। अगेन डेल्टा क्यू बाई क्यू, आप इस तरह से डेल्टा क्यू बाई क्यू लिख सकते हो। डेल्टा वाई बाय वाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, रिवर्स हो जाएगा, वाई ऊपर आ जाएगा और डेल्टा वाई नीचे आ जाएगा। तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा? आप इस तरह से भी लिख सकते हो y अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई। एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से शो कर रहे हैं। सपोज एक कंज्यूमर की इनकम 200 रुपीज है और वो डिमांड करता है 10 की, 10 यूनिट की डिमांड करता है।
जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है वो डिमांड भी ज़्यादा करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में जो उसकी इनकम थी वो वाई है, इनिशियल इनकम, और जो डिमांड वो शुरू में कर रहा था वो क्यू है, इनिशियल डिमांड। बाद में जब उसकी इनकम 200 से चेंज होके 600 हुई तो ये है फाइनल डिमांड या चेंज होने के बाद डिमांड, और क्वांटिटी चेंज होके कितनी हो जाती है, क्यू से चेंज होके Q1 30 हो जाती है। अगर आपने इनकम में चेंज बताना है, उसकी आय में क्या परिवर्तन आया, तो उसकी इनकम में कितना चेंज आया, इनकम 200 से 600 हुई, 600 माइनस 200 क्या आ जाएगा आपका 400, इसका मतलब उसकी इनकम 400 इंक्रीज हो चुकी है। और डिमांड में कितना चेंज आया, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू के लिए आप क्या करोगे, Q1 में से Q को माइनस करोगे, और Q1 में से अगर आप Q को माइनस करते हो 30 माइनस 10 तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इसका मतलब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है 20 का। अब चेंज इन इनकम 400 है, चेंज इन डिमांड 20 है। आप फार्मूला में वैल्यू पुट करो इनकम इलास्टिसिटी में, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी थी 20 डिवाइड बाय क्यू इनिशियल डिमांड हमने यहाँ पे लिखी है, इनिशियल डिमांड इज 10, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 10 इंटू वाई कितना था स्टार्टिंग में इनिशियल इनकम 200, ये आया 200 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम हमने कैलकुलेट करी 400। सॉल्व अगर आप करते हो तो आंसर आ जाता है 1 मतलब यूनिट इलास्टिक डिमांड, मांग की आय लोच इकाई के बराबर है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इज इक्वल टू यूनिट, ये 1 के बराबर आ रही है। फिर आ जाता है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच की श्रेणियां। हमने प्राइस इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज की थी, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। इनकम इलास्टिसिटी की 5 नहीं बल्कि 3 डिग्रीज हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और थर्ड आ जाती है आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव तब होगी जब इनकम में चेंज होने से डिमांड में भी सेम ही चेंज हो। मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में चले। इसका मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो डिमांड भी इंक्रीज करता है, और उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो वो डिमांड भी डिक्रीज करता है। ऐसा पॉसिबल है अगर कंज्यूमर नॉर्मल गुड यूज कर रहा है, सामान्य वस्तु इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि इस केस में हम कह रहे हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। हम डायग्राम किस तरह का ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं इनकम। अब क्योंकि इनकम और डिमांड का रिलेशन है तो वाई एक्सिस पर प्राइस नहीं लिया जाएगा बल्कि इनकम ली जाएगी। इनकम ली हमने, डिमांड कर्व क्योंकि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है तो लेफ्ट से राइट में अपवर्ड स्लोपिंग हमने ये डिमांड कर्व बनाया, डी वाई हमारा डिमांड कर्व है। इनिशियली मान लीजिए इनकम बी तक है ओ बी, तो डिमांड कितनी हो रही है ओ क्यू। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, इसी लाइन को आगे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। और अगर आप यहाँ पे केस ले लेते इनकम डिक्रीज था का, तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी 3 तरह की हो सकती है, यूनिट इनकम इलास्टिसिटी, मोर देन यूनिट और लेस देन यूनिट। मोर देन यूनिट सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर आएगी लोच, इकाई मतलब 1 के बराबर। तो डिमांड की इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी 1 के इक्वल तब होगी जब इनकम में और डिमांड में दोनों में सेम चेंज आए। मतलब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम 10% इंक्रीज हो जाती है, और इस 10% इनकम के इंक्रीज होने से वो डिमांड भी 10% ही इंक्रीज कर देता है। जितनी इनकम बढ़ी उतनी डिमांड बढ़ गई। और फार्मूला क्या है इनकम इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय आय में प्रतिशत परिवर्तन। जब दोनों इक्वल होंगे दोनों कैंसल हो जाएंगे और इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी आपकी 1 के इक्वल।
नेक्स्ट आ जाता है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। हमने जो पिछला ये डायग्राम बनाया था जिसमें इनकम और डिमांड में इक्वल चेंज शो किया हुआ है, ये आपके फर्स्ट पॉइंट का डायग्राम है। सेकेंड है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। अब डिमांड की इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट तब होगी जब इनकम में चेंज ज़्यादा हो और उसकी वजह से डिमांड में कम चेंज आए। मान लो कंज्यूमर की इनकम 10% इंक्रीज हो जाती है पर वो डिमांड सिर्फ 5% ही इंक्रीज करता है। तो फार्मूला आपका इनकम इलास्टिसिटी का है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज है? 10% का। जब आप इसकी कटिंग करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.5। 0.5 इज लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी 1 से कम है, यूनिट से कम है। डायग्राम के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव का ही सेकेंड पॉइंट है, पॉजिटिव स्लोप में हमने डिमांड कर्व बनाना है लेफ्ट से राइट अपवर्ड। और क्योंकि हमें लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बतानी है तो डिमांड कर्व हमने ज़्यादा स्टीप लेके चलना है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब आप लेस का डायग्राम बनाओगे और मोर का बनाओगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से देखिए। जब आप लेस का डायग्राम बनाओगे तो एक्स एक्सिस की साइड से ये स्टीप होना चाहिए, ठीक है। और जब आप वाई एक्सिस का जब आप बनाते हो मोर देन यूनिट का तो वाई एक्सिस की तरफ से आप स्टार्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट डायग्राम बनाओगे। एक में स्टीप होगा, खड़ा हुआ होगा, एक में फ्लैट होगा। जब आप ये डायग्राम ऐसे बनाओगे तो अल्टीमेटली आपके पॉइंट भी सही आएंगे। जैसे हम यहाँ पे लें, ये इनकम, ये डिमांड, वाई एक्सिस पे इनकम ली जा रही है, एक्स एक्सिस पे डिमांड ली जा रही है। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई डिमांड भी इंक्रीज हुई, पर डायग्राम से क्लियर है दैट चेंज इन इनकम इज मोर देन चेंज इन डिमांड। इसका मतलब डिमांड में चेंज कम आ रहा है, इनकम में ज़्यादा है। क्योंकि डिमांड में कम चेंज है तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी लेस देन यूनिट। मोर देन यूनिट इलास्टिक के लिए इनकम में चेंज कम होगा, डिमांड में ज़्यादा। जैसे कंज्यूमर की इनकम मान लो 10% इंक्रीज हो जाती है पर डिमांड वो 20% इंक्रीज कर दे, तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी 20 डिवाइड बाय 10। 20 डिवाइड बाय 10 विल बी 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक हो जाएगी। डायग्राम के लिए हमने वाई एक्सिस वाली साइड से टच नहीं करना, वहां से एक डिमांड का बनाया पॉजिटिव स्लोप में, क्योंकि पॉजिटिव का ही ये पॉइंट है। अपने आप हमने एक लेवल ले लिया, मान लो कंज्यूमर की इनकम ओ वाई है, वो डिमांड करता है ओ क्यू। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई उसने डिमांड इंक्रीज कर दी, बट इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट चेंज इन इनकम इज मोर देन चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन इनकम। मांग में परिवर्तन ज्यादा है और आय में परिवर्तन कम है, इसीलिए डिमांड की इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी मोर देन यूनिट है, इकाई से अधिक है। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की आय लोच ऋणात्मक है। अब नेगेटिव कब होगी? जब इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाए या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा हो जाए, इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाए, या इनकम के बढ़ने पे मांग कम हो या इनकम के कम होने पे मांग बढ़ जाए। जब दोनों इनवर्स डायरेक्शन में चलते हैं तो इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। और ये नेगेटिव कब होती है? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इन केस ऑफ गिवन गुड। अगर कंज्यूमर इंफीरियर गुड, घटिया वस्तु इस्तेमाल कर रहा है तो उस केस में जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी वो इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देगा, और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज कर देता है, और इस केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी की बात है तो अगेन हमने डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे इनकम को शो करना है। और डिमांड नेगेटिव की बात हो रही है तो हमने डिमांड कर्व कैसा बनाना है? नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमें शो कर रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम ओ ए थी तो वो इंफीरियर गुड, मान लो ये कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है, उसकी डिमांड कर रहा था ओ क्यू। जैसे ही उस पर्सन की इनकम कम हुई उसने कोर्स ग्रेन इंफीरियर गुड की डिमांड और ज़्यादा कर दी। लेकिन अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देता और उसकी जगह अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देता।
थर्ड आ जाता है इनकम, जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, मांग की आय लोच शून्य, शून्य आय लोच। शून्य आय लोच होती है इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, आपकी इनकम अगर 1000 रुपये है तब भी मान लो आप एक पैकेट सॉल्ट यूज करते हो, आपकी इनकम 10,000 हो जाएगी तब भी आप उतना यूज करोगे, 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ क्यों ना हो जाए, आप इनके डिमांड में चेंज नहीं लाओगे। मतलब आपकी इनकम इंक्रीज हो, वेदर योर इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इन दैट केस जो आपका डिमांड कर्व है दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो वाई अक्ष के समानांतर बनाया जाएगा, जो ये शो करेगा कि इनकम चाहे बी पर है, ए पर है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाए या और ज्यादा कम हो जाए, इन ऑल केसेस डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, हर केस में मांग समान रहेगी। नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।